हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आधुनिक युग का तीसरा युग, आधुनिक काल का तीसरा युग छायावाद युग पढ़ेंगे। छायावादी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? सन कब से कब तक? सन 1920 से 1936 तक। सन 1920 से 1936 तक माना जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे छायावाद की परिभाषा, छायावाद की विशेषताएं व उनके कवि। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा, हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया। ओके, हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहते हैं। ओके, छायावाद किसे कहते हैं? प्रकृति पर चेतना के आरोप को छायावाद कहा जाता है। प्रकृति के पर चेतना के आरोप को छायावाद कहा जाता है। ओके, छायावाद की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ओके, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देख लेते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की परिभाषा क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद कहते हैं। ओके, किसे कहते हैं छायावाद? स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद कहते हैं। उसी तरह पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद कहते हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद की परिभाषा क्या है? प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद कहते हैं। ओके, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? पंत, प्रसाद, निराला तथा वर्मा को छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है छायावाद के आधार स्तंभ का नाम बताइए, तो यह मैच द फॉलोइंग मीन्स सही जोड़ी में आता है। छायावाद के आधार स्तंभ हैं, 2-3 इधर कोष्टक में दे देगा, एक तरफ दे देगा पंत प्रसाद निराला वर्मा, या फिर पंत प्रसाद और दिनकर गुप्त, ऐसे मिला के दे सकता है। ओके, तो आप लोगों को क्या लगाना है? छायावाद के आधार स्तंभ किन्हें कहा जाता है? पंत। पंत में सुमित्रानंदन पंत, ओके, प्रसाद में जयशंकर प्रसाद, निराला में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे छायावादी काव्य की विशेषताएं। छायावादी काव्य की विशेषताएं, तो पहली विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता। किसकी? व्यक्तिवाद की प्रधानता। दूसरी विशेषता श्रृंगार भावना। तीसरी है प्रकृति का मानवीकरण। चौथी है वेदना एवं करुणा का आधिक्य। पांचवी है अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, नारी के प्रति नवीन भावना, जीवन दर्शन, अभिव्यंजना शैली का प्रयोग।
ओके, अभिव्यंजना शैली का प्रयोग। तो पहली विशेषता हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता, ओके। पहली विशेषता पढ़ेंगे व्यक्तिवाद की विशेषता, ठीक है। छायावाद युग में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता होती है। छायावादी में मतलब छायावाद युग में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता होती है। वहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। मीन्स किसी इसमें छायावाद में जितनी भी रचनाएं होती हैं उनमें कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी के द्वारा व्यक्त करता है। दूसरा है श्रृंगार भावना। दूसरा है श्रृंगार भावना, मतलब छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगारी काव्य है। श्रृंगारी काव्य, छायावादी काव्य मुख्यतः कैसे काव्य है? श्रृंगारी काव्य है, ओके। तीसरा है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। कहीं उसने प्रकृति को प्रेयसी के रूप में अपनाया है, तो कहीं प्रकृति को नारी के रूप में अपनाया है, ओके। या नारी के रूप में देखकर उसका चरित्र चित्रण किया है, ओके, उसका सौंदर्य चित्रण किया है, ठीक है। तो छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। कहीं उसे प्रेयसी के रूप में मीन्स प्रियतम के रूप में, और कहीं पर नारी के रूप में उसके सौंदर्य को चित्रण किया है। चौथी विशेषता वेदना एवं करुणा का आधिक्य मीन्स अधिकता। मीन्स छायावादी कवि, ठीक है ना, छायावादी कवि ने काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। छायावादी कवियों के काव्य में, छायावादी कवियों के काव्य में वेदना एवं करुणा की आधिक्यता पाई जाती है, मीन्स अधिकता पाई जाती है, ओके। पांचवी विशेषता अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। अज्ञात सत्ता को कवि प्रेयसी के रूप में तो कवि चेतन प्रकृति के रूप में देखता है, ओके। अज्ञात सत्ता को कवि प्रेयसी के रूप में तो कवि चेतन प्रकृति के रूप में देखता है, ओके। फिर 6 है नारी के प्रति नवीन भावना। नारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का मुख्यतः संबंध किससे है? नारी से है। किससे? छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से है, ओके। इस पार्थिव जगत की स्थूल नारी न होकर भाव जगत की सुकुमार देवी हैं। उन्होंने नारी को क्या बोला है? छायावादी कवियों ने नारी को किसका लक्षण दिया है, मतलब किसका उपमान दिया है? देवी का, ठीक है। और 7वीं विशेषता है जीवन दर्शन। मीन्स छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इसका मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद, ओके। 8वीं विशेषता है अभिव्यंजना शैली का प्रयोग। छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। कौन सी शैली को प्रयोग किया है? लाक्षणिक शैली, प्रतीकात्मक शैली को अपनाया। मतलब अपनी
रचनाओं में इन शैलियों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी भाषा, अपने काव्य में इनका प्रयोग किया है, लाक्षणिक शैली और प्रतीकात्मक शैली, ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग करके। अब पढ़ेंगे छायावादी कवि एवं उनकी रचनाएं। छायावादी कवि को याद करने का सूत्र है, सूत्र क्या है? पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद पहले कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, आंसू लहर, आंसू लहर, कामायनी, आंसू लहर। वीणा, सुमित्रानंदन पंत की रचना है वीणा, गुंजन, ग्रंथ, ओके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका, गीतिका, परिमल। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, निहार, रश्मि, ओके। प्रश्न आता है, छायावाद से प्रश्न बनेगा अवश्य, ओके। अब पढ़ेंगे रहस्यवाद। रहस्यवाद, हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन था, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों को प्रिय रहा। किसको? कवियों को प्रिय रहा है। वेदों में उषा, मेघ, सरिता आदि के वर्णन में अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को लक्ष्य किया गया है। यह प्रकृति और जगत ही रहस्यमय है। ये प्रकृति और जगत ही रहस्यमय है। कण कण में परमात्मा के होने का आभास ही कण कण में, ओके, कण कण में परमात्मा के होने का आभास ही छायावाद कहलाता है, मीन्स छायावाद है। तो कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद, रहस्यवाद की क्या विशेषता? चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ओके। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। समझ में आया? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ओके। बाबू गुलाब राय के अनुसार प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा है। बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है रहस्यवाद को? प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा है, ओके। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है, ओके। अब विशेषताएं देख लीजिए रहस्यवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, ओके। दूसरी विशेषता है जिज्ञासा की भावना, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा। प्रतीकों का प्रयोग, सुख और दुख दोनों की अभिव्यक्ति, संगीतमय काव्य, ओके। तो पहली विशेषता है अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। रहस्यवादी युग या रहस्यवाद युग की कवियों ने अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त किए हैं। रहस्यवादी युग के कवियों ने अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त किए हैं, ठीक। सेकंड है परमात्मा से विरह मिलन का भाव, परमात्मा से
विरह मिलन का भाव। आत्मा को परमात्मा की विरहिणी मानते हुए उन्होंने विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए हैं। मतलब रहस्यवादी कवियों ने आत्मा को परमात्मा की विरहिणी मानते हुए उससे विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए हैं। तीसरी है जिज्ञासा की भावना, मीन्स जानने की इच्छा। तो छायावादी कवियों ने सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों, संसार के समस्त क्रियाकलापों तथा अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट किए हैं। मतलब जानने की इच्छा व्यक्त किए हैं। सृष्टि के छायावादी कवियों ने समस्त क्रियाकलापों, सृष्टि संसार के सभी क्रियाकलापों तथा जो दिखाई नहीं देते ईश्वरीय सत्ता, उसके प्रति जानने की इच्छा या जानने के भाव प्रकट किए हैं। प्रतीकों का प्रयोग मीन्स छायावादी कवि रहस्यवादी कवियों ने प्रतीकों के माध्यम से भाव को व्यक्त किए हैं। मतलब प्रतीक चिन्हों के माध्यम से भावों को व्यक्त किए हैं, अपने भावों को व्यक्त किए हैं। ओके, ये क्या होती है? चिंतन प्रधान होती है। रहस्यवाद कैसी है? चिंतन की प्रधानता होती है। संगीतमय काव्य, सुख और दुख दोनों की अभिव्यक्ति। मतलब रहस्यवादी कवियों ने व्यक्ति की सुख और दुख दोनों पक्षों की अपनी कविताओं में या रचनाओं में वर्णन किया है। संगीतमय काव्य, छायावादी कवियों की जो काव्य है वो बहुत ही संगीतमय है। ओके, संगीतमय काव्य। अब पढ़ेंगे रहस्यवादी कवि व उनकी रचनाएं। पढ़ेंगे रहस्यवादी कवि व उनकी रचनाएं। ओके, तो रहस्यवादी कवि है प्रसाद जी, मीन्स जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना। ओके, महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, निहार, रश्मि। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है वीणा, गुंजन, ग्रंथ। निराला जी की रचना है अनामिका, गीतिका, परिमल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है दीपदान, ऋतुराज, जूही के फूल, चित्तौड़ की चिता। ओके, सो आप लोग इन्हें रीड कीजिए। थैंक यू।